यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जो हमारे 2 लेक्चर आए थे हिंदी पे, बहुत पर्टिकुलर आरएमएस के लिए, राइट, या बेसिक नॉलेज के लिए, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जो लास्ट हमने 2 लेक्चर के जिसमें हमने इंट्रो करा था, स्वर हमारा हो गया था, ठीक है? उसमें मैंने आपको लास्ट में जो बताया था कि कितने स्वर होते हैं, टोटल 11 होते हैं। उसको एक बारी देख लेना चाहिए से कि क्यों वहाँ पे 11 स्वर होते हैं। वैसे टोटल होता 13 है, ठीक है? लेकिन फिर भी थोड़ी अंदर की बात हमने आपको बताई थी। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बता सकते हो, ठीक है? बाकी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है? और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो तो टीच में बैच चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो लास्ट पहले वो देख लेना, फिर आप इसको आगे प्रोसीड करना। आज हम करेंगे स्वरों के भेद, मतलब स्वरों के टाइप। स्वरों को आप इंग्लिश में वोवल से भी कहते हैं, उसके टाइप आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, जब आप अलग-अलग बुक में देखोगे ना, तो हर बुक में, कई बार बुक में अलग-अलग चीज़ें दी रहती है ना? ऐसा नहीं होगा आप मतलब कोई एक बुक पढ़ोगे, उसमें कुछ और दिया गया होगा, कुछ दूसरी बुक पढ़ोगे, उसमें कुछ और दिया गया होगा, ठीक है? लेकिन उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, जो जेन्युइन है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब जो हिंदी है ना, इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है ना? कोई अब देखो, जैसे आपके स्वर थे, अंगों को हमने स्वर नहीं बोला, किसी बुक में लिखा होगा कि अंगों भी स्वर है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ठीक है? लेकिन हमेशा जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, वो वही वाला क्वेश्चन आएगा जिसका मतलब आंसर बिल्कुल सटीक होगा, है ना? जो मतलब ये कंट्रोवर्सी वाले आंसर होते हैं, या जिनमें किसी में कुछ और लिखा होता है, किसी में कुछ और लिखा होता है, तो उन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। स्वरों के भेद जनरली अगर ये अलग-अलग टाइप से होते हैं, जैसे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, है ना? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी जो जीभ है, ठीक है, उसका कैसा रिएक्शन हो रहा है बोलते टाइम, उसके बेस पे अलग से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो होंठ है, जो लिप्स हैं, उनकी क्या फिगर बन रहा है, क्या आकृति उनकी बन रही है, उस आकृति के बनने के आधार पर भी हम यहाँ पे स्वर को अलग-अलग तरीके से उसे बाँट देते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो आपको नॉर्मल 2 लिखा होगा, एक तो आपको लिखा रहता है क्या? ह्रस्व स्वर, ठीक है? ह्रस्व स्वर आपको लिखा रहता है, स्वर के भेद, और एक आपको सेकंड लिखा होगा वहाँ पे दीर्घ स्वर, ठीक है? दीर्घ स्वर ये आपको लिखा होगा, जनरली आपको 2 लिखा होगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी और आगे बताऊँगा, इसको हम एक-एक करके हमने देखना है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो आप जनरली 2 ही कर देना, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा तो 2 कर देना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है? तो जो हम ये कर रहे हैं ना, जो ये आपका कैटेगराइज़ेशन हो रहा है, जिसे हम यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं, इसे बाँट रहे हैं, वो किस बेस पे बाँट रहे हैं? उच्चारण में, ध्यान से देखना इसको, उच्चारण में लगने वाले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, समय पे आधार पर स्वरों के भेद। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा ये सेशन चल रहा है, ठीक है? आप लोगों को बिल्कुल नोट्स बनाते जाना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट करने से होगा। डेली बेसिस पे रिवाइज करना है अब जो भी स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है, राइट? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट को गाइस हम यहाँ पे कहेंगे आपका क्या? ह्रस्व स्वर, या कहीं पे हस्व लिखा होगा सिर्फ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसमें मतलब बहुत कम समय लगता है, ठीक है? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, ठीक है, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। यहाँ मैं से लिख सकता हूँ, वे स्वर जिनको बोलने में, वे स्वर जिनको वे स्वर जिनको राइटिंग नहीं बनती है। वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है? बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम आपका क्या कहते हैं? बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ठीक दिख रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है? वैसे इनके 3-4 नाम हैं, एकमात्रिक भी हम इनको कहते हैं, ठीक है? लेकिन आपके लिए इतना बहुत है, मूल स्वर तक याद इनको रखना। लघु स्वर भी इनको कहते हैं, लघु मतलब छोटा, कम, कम समय इनको कहने में लगता है। सबसे पहले देखो, अगर गाइस मैं इनके एग्जाम्पल लिखूँ कि क्या-क्या स्वर हैं, अगर मैं अ बोल रहा हूँ, देखो बहुत कम टाइम लग रहा है ना, या और आ को कंपेयर करो, बोलने में थोड़ी ज़्यादा हमें खींचना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। बोलने में ठीक है? तो वो बहुत कम, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम चीज़ समझने वाले हैं। अगर मैं ई बोल रहा हूँ, जो छोटी वाली ई होती है,
ठीक है, ई से इमली छोटा ई होती है, इसे बोलने में थोड़ा टाइम था ई, और एक ई होता है, सारी बात समझ में। तो आपका यहाँ पे एक ओ हो गया, एक ई हो गया, एक याद रखना एक आएगा यहाँ पे ऊ, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बोला जाएगा इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर कौन है, जो ह्रस्व स्वर नहीं होंगे बाकी आपके दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, तो अ ई उ। अब एक आता है यहाँ पे आपका री, अगर हम री को भी स्वर मान रहे हैं वैसे, चलो आपके लेवल पे तो स्वर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, ये सिर्फ ये 4 ही आपके लघु होते हैं, जो बचे उन्हें हम दीर्घ कह सकते हैं, है ना। क्लियर हुई बात। तो अ ई उ री को हम आपके यहाँ पे क्या कहेंगे, और ई रू को हम यहाँ पे क्या कहेंगे आपका लघु स्वर कहेंगे या ह्रस्व स्वर कहेंगे। सेकंड आएगा आपका यहाँ पे क्या, दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चला दीर्घ मतलब ज्यादा। ठीक है, नाम में ही सब कुछ रहता है ना, दीर्घ मतलब ज्यादा। और इनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लेकिन वो परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना बहुत है। अ ई उ ऊ जो बचे वो सारे आपके दीर्घ स्वर होते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, इनको बोलने में वे स्वर जिनको बोलने में जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, या कहीं पे लिखा होगा दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, उन्हें गाइस आप क्या कहते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका दीर्घ स्वर कहते हैं। जो बचे देखो आ बचा, आ ई ऊ। वैसे अगर आप थोड़ी डीप में आपको जाऊं तो आ ई ऊ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका दीर्घ स्वर कहते हैं। भले जो ए आई ओ औ है वो भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन जो वो स्वर बनते हैं ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जो वो स्वर बनते हैं ना वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसका है कि जो स्वर बनते हैं, वैसे री कॉम्बिनेशन से बनता है, बट इसका है कि जो स्वर बनते हैं वो इनके ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन आएगा आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ ई उ री ये दीर्घ स्वर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अगर आएगा इनमें से कौन सा लघु स्वर नहीं है, तो इनके अलावा जो वहां पे होगा वो लघु स्वर नहीं होगा। आई बात समझ में, या जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपका, गारंटीड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आई ओ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। बाकी मैंने बोला ए आई ओ औ वो भी सारे आपके दीर्घ स्वर होंगे, और उनके मैं थोड़ी एक दूसरी कैटेगरी बना रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर नाम से आपको पता है, संयुक्त मतलब जब हम किसी को कंबाइन करेंगे, कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो असमान दो असमान स्वरों से, स्वरों के मेल से मेल से बने हुए स्वर को, मेल से बने हुए स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। दो असमान, ध्यान रखना, असमान स्वरों के मिलने से, ठीक है, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोला ए, एक आपका ए होता है, आई होता है, यूं बन जाता है, ओ होता है, एंड द लास्ट आओ होता है, और अंगो हमने बोला वो आपके उन्हें हम ओयो गवाह कहते हैं। ठीक दिख रहा है, ओके, उन्हें हम ओयो गवाह कहते हैं। ए किससे बनता है, ध्यान से देखना, ए किससे बनता है, ए हमारा बनता है आपका किससे, अगर मैं ओ प्लस ई कर दूं तो ये ई बनता है, और ये हमारा संधि में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। संधि जब हम पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा इसका। संधि में जब हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, इसी का बेस रहता है यहाँ पे ओ प्लस ई। अगर मैं ए कर रहा हूँ तो जो ए बनता है, ए कैसे बनता है, ये बनता है ओ प्लस ए। जब ओ और ए वहां पे मिल जाएगा तो आई बन जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद अगर मैं ओ करूँ प्लस इसके साथ ओ कर दूं, छोटी ओ कर दूं, तो वो आपका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। फिर मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूं, आ कर दूं प्लस ओ कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सॉरी ओ कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है, आपका आओ बन जाता है। आ प्लस ओ हमारा क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा स्वरों के भेद। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे फोर्थ, अभी और आगे है इसमें। ठीक है, वो भी कभी कभार उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, आपकी बुक में भी होगा मे बी। ये आधा पौ है, ये छोटी लू है, ये तो है, प्लुत स्वर हम इन्हें कहते हैं, या इनको आप आगत स्वर भी कहते हो। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, आगत स्वर भी हम इनको कहते हैं। इसका सिंपल ये वाला, जैसे ये अ है ना, इसके ऊपर जो ये जैसे आ है, इसके ऊपर ये रहता है अर्धचंद्राकार, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका आगत स्वर कहते हैं।
प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका यूज ज्यादा संस्कृत में होता है, जैसे जो लंबा हम खींचते हैं ना, जैसे आप कहते हो स्वाहा ओम, ठीक है। तो इस टाइप के हम इनको जनरली क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं आ को, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लो आप लिख रहे हो क्या, जैसे हमने लिखा कॉलेज, तो अगर ये नहीं होता फिर हम इसे क्या पढ़ते, या तो हम इसे पढ़ते कॉलेज, जो कि गलत है, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते, कॉलेज पढ़ते, जो कि आपका क्या होता है, गलत होता है ना, कॉलेज। अगर हमने यहाँ पे ये लगा दिया, अर्धचंद्राकार लगा दिया, तब हम इसे क्या पढ़ते, कॉलेज पढ़ते हैं। आई बात समझ, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका प्लुत स्वर कहते हैं। कभी कभार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये था हमारा मेन किसका, स्वरों के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ये चीज गाइस आपको यहाँ पे क्लियर होगी, तो पहले आपको प्रीवियस ईयर जो लेक्चर होंगे उनको देखना, उसके बाद ही इसको आपने देखा होगा, नहीं तो फिर चीज समझ नहीं आए। क्योंकि हर चीज का है ना गाइस एक सीक्वेंस होता है ना, मेहनत करते जाओ, पेशेंस के साथ हमें मेहनत करते जाना है, सीखना है, नई नई चीजों को सीखा करो गाइस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको एक और, तो वैसे इतना तो आपके पास ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर, है ना, फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ आपको बताने का। जैसे हमारा यहाँ पे हो सकता है क्या, वेट, अरे सीधा हो, एक हमारा हो सकता है, जैसे मैं जीभ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जीभ के कौन के भाग होते हैं, एक आगे वाला, एक बीच वाला, एक पीछे वाला, है ना। जैसे हमारा ओंठ है, ओंठ की आकृति के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो चलो एक बार हल्का आपके नॉलेज के लिए सेकंड हम कर रहे हैं, जीभ की आकृति के आधार पर, ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर, भाग होगा, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर मतलब जीभ का एक तो आगे वाला भाग होता है जिसे हम अग्र भाग कहते हैं, एक बीच वाला भाग होता है जिसे हम मध्य भाग कहते हैं, एक सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसे हम पश्चिम भाग कहते हैं, ठीक है। अग्र, अब देखो जब आप कोई भी प्रैक्टिकल देखना, जब भी आप कोई स्वर बोल रहे हो ओ, तो आवाज कहाँ से आ रही है, उस चीज को पहचानो। सबसे पहले देखो आगे, आगे मतलब मेरी जीभ के आगे वो सबसे पहले कौन सा स्वर आ रहा है। अगर मैं ई बोल रहा हूँ, जब फील करना, ई बोल रहा हूँ तो लग रहा है ना आगे से आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एक क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, बड़ी ई आ जाएगा, ई ई, ए बोलो, ए लग रहा है ना कि आगे से आ रहा है, फील करना चीज को, लग रहा है आगे से आ रहा है। और बोलो, और आ रहा है कुछ इसमें, एक और आएगा, बताओ कौन सा आएगा, री आएगा, गुड, ठीक है, री आएगा। तो इसको देखो, ई ई ए री, आगे लग रहा है ना कि आगे से आ रहा है वर्ड, ठीक है, स्वर आगे से आ रहा है। अब हम मध्य की बात करते हैं, अगर मैं ओ बोल रहा हूँ, ठीक है, ओ कहाँ से आ रहा है ये बताओ मुझे, ओ कहाँ से आ रहा है, ओ आता है आपका मध्य में, बीच में, ओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आ बोल रहा हूँ, आप बोलो, आ बोलो, सीधे आपके अंदर से आ रहा होगा, है ना। और कौन बचे, ओ, आपको लग रहा होगा कि सीधे अंदर से आ रहा है, आओ, सीधे अंदर से आ रहा है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और क्या क्या बचे, वो भी अंदर से आएगा, वो भी अंदर से आएगा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो आ ओ ऊ इनको भी आप यही कर दोगे, ठीक है। वैसे जरूरी है नहीं, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इतना तो आपके इंटेलिजेंस तो आप काफी हो ना, काफी डीप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो इतना आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और करूंगा, वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आपकी बुक में होगा तो आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है जीव की आकृति के आधार पर, सॉरी ओष्ठाकृति, जो हमारे ओंठ होते हैं, कैसा भी लिख लो, ओंठ लिखो, ओंठ लिखो, ओंठ की आकृति के आधार पर, ओंठ की आकृति के आधार पर, बस इनको रिकॉल रखना है ना, वैसे इतना डीप तो नहीं आएगा। अब देखो जब भी मैं बोल रहा हूँ, या तो मेरे ओंठ क्या होंगे, सर्कल होंगे, और या तो सर्कल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्कल को हिंदी में वृत्त हम कहते हैं, वृत्ताकार, मतलब गोल बन रहे हैं, ठीक है। एक तो होगा वृत्ताकार, ठीक है, और एक होगा क्या, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। अब फेल करना चीज को गाइस, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। वृत्ताकार मतलब जब गोल बन रहे हैं ओंठ, जब मैं ओ बोल रहा हूँ, ओ में गोल बन रहे, ओ आ ई ऊ पे देखो गोल बन रहा है, बताओ गाइस मुझे, ऊ पे गोल बन रहा है, फिर बड़ी ऊ पे गोल बनेगा, ऊ ओ आओ, ओ आओ, ये तो सारी फील करने वाली चीज है। तो ओ आओ आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वृत्ताकार। बाकी ओ आ ई ई ए आई, ये आपके क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे, ठीक है। ओ आ ई ए आई, और एक और बताओ, री जो आपका छोटा। तो बताओ गाइस, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। वैसे इसमें और भी आते हैं, जैसे कि जब हम कोई बोल रहे हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन
कैसा हो जाता है उसके आधार पे भी हम इनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। वैसे ये ज़्यादा ही हो गया, ठीक है? इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? व्यंजन हम करेंगे और व्यंजन के अलग-अलग टाइप से हम उसे उनको अलग-अलग कैटेगराइज़ में, जैसे आपने पढ़ा होगा क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, है ना? इनको पढ़ा होगा ना आपने, ट वर्ग, च वर्ग, तो इनको सारे हमको करना है ना? अब हम व्यंजन को कैटेगराइज़ करेंगे अलग-अलग, जैसे उसमें आएगा आपका स्पर्श व्यंजन आएगा या वर्गीय व्यंजन आएगा, है ना? या आपका उसमें अंतस्थ आता है ना? या जिसे हम अघोष भी कहते हैं, है ना? कई सारे आएँगे, उन्हें भी हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखना है, ठीक है? तो बिल्कुल मेहनत करते रहो, वीडियो को लाइक करना है, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, पसंद ना आए तो लाइक मत करना, एज़ यूजुअल आप सारे लोग नहीं करते हो। पसंद नहीं आती है तो बोला करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि लाइक करो ही करो, पसंद आती है तो करो और कमेंट तो ज़रूर किया करो, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉज़िटिव है। तभी आपके लिए और बेनिफिट हो सकता है और अच्छे से चीज़ें हो सकती है ना। जो गलत है उसे ज़रूर लिखा करो, नहीं सही नहीं लिखते हो तो गलत तो लिखा ही करो, ताकि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ, राइट? कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी बता सकते हो और वो टीचिंग पे बैच चल रहा है, आप उसे भी जॉइन कर सकते हो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।